हम लोग किसानों पे जो विरोध चल रहा है कुरुक्षेत्र में और हरियाणा में, उस पे क्या विषय है और वो क्यों किसानों को फिर से सड़क पे उतरना पड़ा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें सरकार का क्या रोल रहा है, किसानों की फसल खरीदने का एमएसपी पे और एक्सपोर्ट पे जो नया बैन लगा, पहले गेहूं पे लगा, फिर चीनी पे उसको लिमिट किया गया और अब चावल पे भी एक्सपोर्ट पे बैन लगा है, तो वो क्या है और क्या ड्यूटीज हैं उसकी, इस पे बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला विषय हमारा ये है कि किसानों की का प्रॉब्लम ये था कि कुरुक्षेत्र में कुछ किसान यूनियन और किसानों ने वहाँ पे चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से चंडीगढ़ और अमृतसर और पंजाब में जाने वाले जितने भी ट्रक थे, गाड़ियाँ थी दिल्ली से, वो सब हाईवे जाम हो गया। करीब 100-150 किलोमीटर का जाम लग गया वहाँ पे। तो जब किसानों से पूछा गया कि क्या ये प्रदर्शनकारी किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो कहने लगे कि धान की जो फसल है हमारी, उसकी 1 अक्टूबर की डेट दे दी गई है, जबकि इस बार जो बीज बेयर कंपनी का सप्लाई हुआ, उस बीज में भी प्रॉब्लम थी। कीड़ा लगने की वजह से जो फसल थी वो बौनी रह गई, उसमें किसानों को कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला। और चूंकि अब बारिश जो है, बेमौसमी बारिश भी हुई और काफ़ी मात्रा में बारिश हुई, जिससे धान अगर मॉइस्चर ज़्यादा ले जाएगी तो फिर वो धान बिकेगा कैसे। और इसीलिए सरकार से पहले उन्होंने आग्रह किया था कि 1 अक्टूबर से पहले धान की खरीद आप शुरू कर दीजिए, पर सरकार ने कहा कि नहीं, हम 1 अक्टूबर से पहले शुरू नहीं कर सकते। तो उसमें फिर किसानों ने प्रदर्शन किया। उसमें फिर हाईकोर्ट का रात को, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की रात को ऑर्डर दिया हरियाणा हाईकोर्ट ने, कि सरकार को आग्रह किया कि आप इस प्रदर्शन को तुरंत खत्म कीजिए और पुलिस फोर्स यूज करने से अपना परहेज रखिए। तो सरकार ने फिर ये कह दिया कि ठीक है, हम क्योंकि किसानों के पास धान को रखने के लिए भंडारण की जगह नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ने कहा हम खरीद कल से, मतलब आज से चालू कर देंगे, आप जितनी भी धान है तुलवाई कर लीजिए। पहले एक मात्रा में थी कि 1 एकड़ में 22 कुंटल से ज़्यादा धान तुलती नहीं थी, तो वो अब मात्रा बढ़ाकर जो है वो 22 से 30 कुंटल प्रति एकड़ कर दी गई है। कुछ स्थानों पर ऑलरेडी 28 कुंटल पर एकड़ जो थी वो धान खरीदी जाती थी। तो इसमें किसानों की जीत हुई, क्योंकि बारिश से अनाज खराब होने का जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम जेन्युइन था। सरकार ने सुनी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दरखास्त दी गई और रात में ये फैसला हुआ। और अब जो है वहाँ से धरना हटा दिया गया है कुरुक्षेत्र पानीपत से, और जो यातायात है वो सामान्य हो गया है। ये कल का मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, वीडियो आप देखिए, इसमें कितना कल की दिक्कत आ रहा था। जैसे कि आपने इस क्लिप में देखा कि मीलों मील जाम लग गया था। तो बात ये होती है कि सरकार ये सब मौका आने क्यों देती है, क्योंकि ये सब फैसले जो हैं सरकार को वैश्विक तरीके से ले लेने चाहिए। इसके लिए किसानों को कोर्ट क्यों जाना पड़े और इस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन करने क्यों आना पड़े। इसलिए सरकार को संवेदनशील होकर पहले से ही इन चीज़ों पर बात करके, और सरकार को चाहिए किसानों संगठनों से या किसानों से वार्ता करके, जो भी उनके लोकल बीडीओ ऑफिसर्स हैं और एसडीएम्स हैं, लोकल डीएम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट्स हैं, इन लोगों को पहले ही डेटा कोलेक्ट करके सरकार को आग्रह कर देना चाहिए था कि इस तरीके से किसानों को प्रॉब्लम आने वाली है और आपदा का तो पता नहीं होता कब आ जाए। तो सरकार को संवेदनशील होकर इन डिसीजंस को जरा जल्दी लेना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करें तो पिछले साल 9 सितंबर को भारत ने टूटे और गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब प्रतिबंध इसलिए लगा दिया गया, उनको लगा कि इस बार वीट की प्रोडक्शन ठीक से हुई नहीं। 116 मैट्रिक टन का उनका अनुमान था और 104 मैट्रिक टन भी नहीं, मिलियन टन भी नहीं हुई। और एक्सपोर्ट, आपको ज्ञात हो कि मई में एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया था। अप्रैल में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर विश्व व्यापार संगठन अगर चाहे तो हम जो है पूरे दुनिया को फूड सप्लाई कर सकते हैं, हमारे किसान जो हैं वो काफ़ी कार्यरत हैं इस क्षेत्र में। पर उसके बाद मई को सडनली बैन लगा दिया गया, ये कह के कि वीट एक्सपोर्ट जो है वो हम अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद 29 अगस्त को आपका सूजी पे और आटे पे भी बैन लगा दिया गया एक्सपोर्ट पे। तो फिर पता लगा कि जो एलसीज 9 मई से पहले की हैं उन्हीं पे एक्सपोर्ट अलाउ होगा। तो एक नाम जो निकल के आया वो रिलायंस का। तो रिलायंस ने पहले कहा था कि हमारा एग्रीकल्चर से या कृषि से कोई संबंध नहीं है, हम इससे कृषि से रिलेटेड कोई काम नहीं करते हैं। पर अगर आपको ज्ञात हो तो ये बात उन्होंने तब भी कही थी जब किसान आंदोलन चल रहा था और जियो के टावर्स गिराए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा था हमारा कृषि से कोई संबंध नहीं है। जबकि जब ये वीट एक्सपोर्ट बैन लगा तो 9 मई से पहले
रिलायंस ने अपनी एक कंपनी रिलायंस इंटरनेशनल के नाम से यूएई में रजिस्टर कर रखी थी, उसके द्वारा 3.5 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट किया, जबकि आईटीसी सबसे पुरानी कंपनी है, उनका 7.5 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट हुआ, मतलब नंबर 2 पे आ गई रिलायंस। तो इसका मतलब है रिलायंस को पहले से पता था कि अप्रैल में अगर एक्सपोर्ट खुला है तो एलसीज लेके और रिलायंस इंटरनेशनल के नाम से कंपनी खोल के सब काम कर लिया जाए। तो इन्फॉर्मेशन इनको पहले से रहती है। यही सरकार पे इल्ज़ाम है लोगों का कि ये सिर्फ अदानी अंबानी की सरकार है और उन्हीं के कहने पे चलती है। तो अब हुआ क्या है कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है वो हमारे यहाँ से जैसे पारबॉइल्ड राइस और बासमती राइस का होता है, 70% एक्सपोर्ट, 45% एक्सपोर्ट हमारा पारबॉइल्ड राइस और बासमती का होता है, उस पर एक्सपोर्ट बैन नहीं लगा है। पर ब्राउन राइस जैसे छिलके वाला राइस होता है, भूसी वाले बुरे चावल हैं, जो मिल्ड चावल हैं या अनमिल्ड चावल हैं, उस पर 20% का शुल्क लगा दिया गया। अब 20% का शुल्क लाने से आप समझते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। रीज़न उसका ये है कि बड़ी प्राइस कम्पिटिटिवनेस रहती है इंटरनेशनल मार्केट में, और 20% शुल्क लगाना मतलब 100 रुपये की चीज़ अगर 120 रुपये में बिकेगी तो एक्सपोर्ट एडवांटेज खत्म हो जाएगा भारत का। अब चूंकि एक्सपोर्ट में राइस में इंडिया का 41% वर्ल्ड ट्रेड का हाथ है। अगर आप 4 सबसे बड़े एक्सपोर्ट के अगर आप देश ले लें, वियतनाम है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, उन चारों का मिला के भी हम उनसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और वैश्विक व्यापार 40% जैसे मैंने आपको बताया, और पिछले साल भारत ने 8.8 अरब रुपए का निर्यात किया था, जो जबकि 77,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा में अगर उसको आंका जाए तो 8.8 अरब डॉलर की जो कमाए थे वो 77,000 करोड़ रुपया बनता है देश में। इस वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व व्यापार संगठन को अनुमति होने पर दुनिया को भारत का खाद्य भंडार की आपूर्ति करने की पेशिश की थी, पर फिर मई में उन्होंने पहले लगा दिया बैन व्हीट एक्सपोर्ट पे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई चीनी पे भी। अब चीनी का मामला ये है कि चीनी पे उनको लग रहा है कि अगर इस बार गन्ना की जो है पेराई जो है, प्राइस सत्र भी अक्टूबर में शुरू होगा, अगर प्राइस बार कम हुई तो चीनी के दाम भी बढ़ सकते हैं। यूक्रेन वॉर के चलते एक वर्ल्ड फूड क्राइसिस भी शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन जो है यूरोप में और अमेरिका में वीट सप्लाई 60% वीट सप्लाई जो है वो यूक्रेन से जाती है, वाया टर्की, वाया शिपमेंट जाती है, इजिप्ट से और टर्की से जाती है आगे यूरोपियन कंट्रीज में, और उसकी वजह से एक फूड क्राइसिस आया। गेहूं का अब पिसे हुए आटे का रेट इस टाइम 35 रुपये जो मूल्य है वो चल रहा है, जबकि आपको क्या तो पिछले साल यही मूल्य जो था 25 रुपये 41 पैसे प्रति किलोग्राम था। अब चूंकि होलसेल प्राइस उसका 31 रुपये हो गया है और रिटेल प्राइस उसका 20% 17% बढ़ के 31.17% हो गया है, तो क्योंकि सरकार का अनुमान जो 111 मिलियन टन का था वो 106 मिलियन टन ही रह गया। इसका मतलब है कि सरकार जो एनालिसिस कर रही है, जो रिपोर्ट्स बन रही है, या एनएसओ के पास जो डेटा आ रहा है, या नीति आयोग का काम है नीति बनाना, तो कहीं ना कहीं इसमें कमी है, क्षति है, क्योंकि ये आप प्रोडक्शन के एस्टिमेट्स और प्रोक्योरमेंट के एस्टिमेट्स मान लीजिए 5% 7% तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर अगर वो 30% 40% ऊपर नीचे हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। यही डर से, क्योंकि अब डेटा कोलैट ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो पहले चीनी पे कहा कि 10 मिलियन टन हम मैक्सिमम अलाउ करेंगे एक साल में, और पेराई सत्र जब तक पूरा आधा ना हो जाए, जब तक हम 5 मिलियन टन से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे। तो सरकार एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में डर डर के काम कर रही है, और टेंडरिंग प्रोसेस में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको खुली छूट मिल रही है कि आप टेंडर्स ले लीजिए, एलसीज खुलवा लीजिए, और उसके बाद कुछ ही लोगों के द्वारा वो चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी। जब प्रोक्योरमेंट का टाइम आता है तो एक्सपोर्ट बैन लगा दिया जाता है। अब एक्सपोर्ट बैन लगाने से क्या होता है, जो किसान है उसको सबसे बड़ी क्षति पहुंचती है कि मान लीजिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में 3500 रुपये कुंटल गेहूं है, तो एक किसान के पास 1920 रुपये का एमएसपी है, वो भी कई जगह नहीं मिलता है, मतलब उसका एवरेज जो प्रोक्योरमेंट है वो 1700-1800 रुपये कुंटल ही हो पाती है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उसका डबल रेट है। तो इसका फायदा किसको पहुंचता है? इसका फायदा पहुंचता है व्यापारियों को, इसका फायदा पहुंचता है एक्सपोर्टर्स को। यही बात आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिली। 1 रुपये किलो किसान को रेट नहीं मिल रहा है, उसकी 50 किलो की बोरी 50 रुपये में भी नहीं बिक रही, जबकि 20 रुपये खाली बोरी का और तुलाई का खर्चा है। और लहसुन हम लोग जब खरीदने जाते हैं बाजार में तो हमें 180 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये किलो मिलता है। तो ये फर्क जो है ये व्यापारियों का फर्क है। ये जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर में ये जो व्यापारी माल को दबा लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और जब तक महंगा ना हो जाए बेचते नहीं हैं, तो ये मेन कारण तो इन्फ्लेशन का ये है। और आपको पता होगा कि इस बार जो इन्फ्लेशन है वो
6% की जो आरबीआई की लिमिट थी अगले 4 साल की, पिछले 4 साल की लिमिट उन्होंने बनाई थी 2019 में कि अगले 4 साल इन्फ्लेशन को 6% पे कर्व करना है, वो सीपीआई इन्फ्लेशन तो 7% से अधिक रहा। अभी आपने अगस्त के महीने में देखा 7.1% था सीपीआई इन्फ्लेशन, और ग्रामीण इलाकों में शहर के मुकाबलों में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7.15% है, जबकि शहरी इलाकों में 6.57% है। ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि ग्रामीण इलाकों में जो है वो इन्फ्लेशन रेट शहरों के मुकाबले ज़्यादा हो। और खाद्य कीमतों में भी जो है 7.5 से 8% वृद्धि है। एफसीआई के जो केंद्रीय पूल के खाद्यान्न स्टॉक हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, बिना पिसाई धान है, बिना पिसाई के जो धान होता है, वो 1 सितंबर तक साल दर साल अधिकतर 35.5% स्टॉक जो है वो गिरकर 60 मिलियन टन हो गया। तो अब प्रधानमंत्री गरीब जो कल्याण योजना अन्न योजना थी, जिसमें 5 किलो राशन महीने में 2 बार सितंबर तक दिया जाना था, अब इसके बाद इस स्कीम की कंटिन्यूएशन तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब हमारा स्टॉक 2021-22 में राइस का हमारा स्टॉक 55 मिलियन टन था और वीट का स्टॉक करीब हमारा 50 मिलियन टन था। अब वीट का हमारा स्टॉक 26.5 मिलियन टन रह गया है, और चावल का स्टॉक भी, क्योंकि चावल को रिप्लेस किया गया गेहूं से। जब गेहूं का स्टॉक कम हुआ तो फिर ये गरीब कल्याण योजना जो अन्न योजना थी, इसमें चावल ज़्यादा बटा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। तो अब चावल का भी क्योंकि स्टॉक जो है वो 25 मिलियन टन आ गया है, तो कुल मिला के टोटल जो है 60 मिलियन टन अभी अनाज जो है सरकार के पास है, जो कि 100 से 110 से ऊपर होना चाहिए था। तो स्कीम की कंटिन्यूएशन तो पॉसिबल नहीं है। इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि 2018-19 में सरकार का एक टारगेट था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेसिंग, अब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेसिंग या एथेनॉल क्या होता है कि जो मोलेसेस होती है, जो जैसे हम गन्ना जो है, गन्ने को हम क्रश करके उसकी चीनी बनाते हैं, तो उसके बाद जो उसका मोलेसेस या बचा हुआ जो गुड़ होता है, उससे एथेनॉल बनती है। अब एथेनॉल का टारगेट इसलिए दिया गया था कि एथेनॉल प्रोसेसिंग, अगर हम जो हमारा ईंधन है पेट्रोल डीजल, उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेसिंग करेंगे तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है। और कुछ डब्ल्यूटीओ के टारगेट भी थे कि हर देश को जो है अपने उत्पादन में कुछ उत्पादन एथेनॉल ब्लेंडिंग का एग्रीकल्चरल वेस्ट से करना चाहिए, जो कि या तो एनिमल फीड में काम आता है, या एथेनॉल ब्लेंडिंग से जो एथेनॉल बनती है वो फ्यूल में मिक्स करके और पेट्रोल डीजल की कीमतों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी कर सकते हैं। अब जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वो मोलेसेस से पूरी नहीं हो पाती है, केवल चीनी आधारित अगर हम फीड स्टॉक लेते हैं तो 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के सामने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमारा जितनी भी फ्यूल कंजम्पशन है उसका 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से होना चाहिए। और केवल चीनी के आधारित अगर हम फीड स्टॉक लेंगे तो उसका 20% भी कवर नहीं होता है। तो 2018-19 का जो एथेनॉल आपूर्ति वर्ष था, एस्टिमेट ईयर था, उसमें सरकार ने ये कहा कि एफसीआई के पास जितना भी अवशेष चावल है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेसिंग के लिए यूज में लाया जाना चाहिए। तो एफसीआई से चावल उत्पादित कुल एथेनॉल 26.64 करोड़ लीटर था, जो कि पहले 2.2 करोड़ लीटर ही था, तो 10 गुना बढ़ा दिया गया। तो चावल की कंजम्पशन यहाँ भी हुई, वो बजाय एनिमल फीड में जाने के वो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेसिंग में गया, क्योंकि वहाँ टारगेट सरकार का था। इस वजह से एनिमल फीड भी महंगी हो गई। अब एनिमल फीड महंगी हो गई तो आपको जाहिर बात है कि जो पशुपालन करते हैं या मुर्गी पालन करते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा एक चिंता का विषय बन गया। तो बड़ी कंपनियां उनको एनिमल फीड जो थी वो देती थी, पर वो कहती थी कि आपका जितना भी एनिमल स्टॉक है, हस्बेंड्री है, वो हमें ही वापस बेचेंगे। तो जो मुर्गी मालिक पहले 500,000 मुर्गी का बाड़ा रखता था और 10 रुपये 20 रुपये उसका प्रॉफिट मार्जिन था, वो प्रॉफिट मार्जिन उसका घट के 1 रुपये 2 रुपये हो गया, क्योंकि जब वो एनिमल को फीड ही नहीं दे पाएगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने छोटे छोटे किसानों को इकट्ठा करके और अपना वर्चस्व बना लिया। तो अब जो है ये आधा, क्योंकि क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों से उत्पादन आधा रह गया है, इस प्रकार निर्यात जो प्रतिबंध लगाया गया है, शायद ये भी हो सकता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेसिंग का जो टारगेट है सरकार का 2025 तक 20% ऑफ द टोटल फ्यूल कंजम्पशन होनी चाहिए, उसको पूरा करने के लिए या एनिमल फीड की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों को एनिमल फीड या खल का जो है वो इंपोर्ट करना पड़ा। $600 मिलियन की पिछले साल में भी एनिमल फीड इंपोर्ट हुई है, मतलब हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो प्रोडक्शन से ज़्यादा है। तो
इसको भी कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो है ब्रोकन राइस पे, वीट पे और बाकी चीज़ों पर जो है वो एक्सपोर्ट का बैन लगाया है। और ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि एफसीआई को डिस्टिलरीज जो शराब बनाती हैं उसको भी प्रावधान करना पड़ता है, बचे हुए अवशेष चावल का, वीट का। तो इस तरीके से ये एक्सपोर्ट बैन बेसिकली एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेसिंग के लिए, एथनॉल की प्रोडक्शन के लिए और डिस्टिलरीज को सप्लाई करने के लिए जो अतिरिक्त चावल है या अतिरिक्त गेहूं है, उसके अनाज से जो शराब बनती है उसके लिए भी प्राइस कंट्रोल करने के लिए, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए एक्सपोर्ट बैन लगाया गया। बट इसमें नुकसान जो है वो किसानों का है। अब किसानों को अगर उसके धान की उपज का पैसा समय पे नहीं मिलेगा और जिस तरीके से आपने देखा मार्च में हीट वेव आई, हीट वेव के चलते जो है गेहूं की फसल खराब हुई। जो एस्टिमेट था 111 मिलियन टन का वो घट के 106 मिलियन टन रह गया। उसमें भी सरकार की जो सोर्सिंग थी वो 50% रह गई, 55 मिलियन टन से ज़्यादा हुई नहीं। इस वजह से आने वाले समय में प्राकृतिक नुकसान के चलते, बेमौसम बारिश के चलते, बेमौसम हीट वेव के चलते किसानों को प्रोटेक्शन कौन देगा? तो सरकार को अपना दायित्व समझना चाहिए, अपनी प्रोजेक्शंस, अपने एस्टिमेट्स तरीके से रखने चाहिए, अपने डेटा स्टैटिस्टिक्स को और अपने आगे आने वाली पॉलिसीज़ को उसके बेसिस पे बनाना चाहिए। तो कहीं न कहीं सरकार ज़मीनी स्तर पर मजबूत नहीं है। जो वो पॉलिसीज़ बनाती है, वो पॉलिसीज़ ग्राउंड पे रियलिटीज़ क्या हैं उसकी वजह से नहीं होती है, जिस वजह से सरकार विफल रहती है। और कई मामलों में डिमोनेटाइजेशन में, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में, एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोडक्शन एस्टिमेट्स में, किसानों को एमएसपी पे उनकी फसल खरीदने में और बिजली आपूर्ति के मामले में, बिजली की सब्सिडी के मामले में। अब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आ जाएगा तो प्राइवेट पार्टीज अगर आ जाएंगी तो प्राइवेट पार्टीज फिर सब्सिडी खत्म कर देंगी। फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट ऑलरेडी 1,10,000 करोड़ से 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख करोड़ पहुंच गया है। तो सरकार अगर पैसा भी खर्च कर रही है उसका फायदा किसानों की जगह प्राइवेट बिजनेसमैन को हो रहा है, कॉर्पोरेट्स को हो रहा है, क्रोनी कैपिटलिस्ट को हो रहा है, अदानी अंबानी को हो रहा है। तो इससे देश में और भी असंतोष बढ़ेगा, इनकम के साधन कम होंगे तो कुछ ही लोगों के हाथों में जो है वो वेल्थ रहेगी। आपने देखा कैसे अदानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर हो गए और किसान जो है और गरीब हो गया, उसकी मासिक आय, प्रतिदिन आय 27 रुपये भी नहीं है। तो इन सब बातों को सरकार को संवेदनशील होकर काम करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस हफ्ते आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर किसी नए सब्जेक्ट पे मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।